हेलो दोस्तों, मैं संदीप सर आप सभी लोगों का मुनेश्वर देवनंदन यादव महिला पीजी कॉलेज बिलरियागंज आजमगढ़ में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम बीएससी फर्स्ट ईयर के चैप्टर पार्शियल डिफरेंशिएशन के बारे में बात करेंगे। दोस्तों, इसके पिछली वाली वीडियो में हमने कुछ फंक्शंस के बारे में बात किए थे कि फंक्शन ऑफ वन वेरिएबल क्या होता है, फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल एंड फंक्शन ऑफ थ्री वेरिएबल। इस तरह से हमने चीज़ों के बारे में बात किया था। वहाँ पे हमने कांस्टेंट के बारे में बात किया था और वेरिएबल के बारे में बात किया था। तो अगर आप उस वीडियो को नहीं देखें तो आप जाके उस वीडियो को देख लें। तो आज हम उससे आगे बातें करेंगे। तो दोस्तों, आइए हम लोग बिना देर किए हुए हम लोग इस पर बातें करते हैं। तो यहाँ पे है फंक्शन ऑफ टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो फंक्शन ऑफ टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स क्या होता है, हम लोग इसको यहाँ पे जानेंगे। दोस्तों, हमने इसके पिछली वाले वीडियो में हमने डिपेंडेंट वेरिएबल और इंडिपेंडेंट वेरिएबल के बारे में बहुत डिटेल से बताया था, तो आप उसको जाके देख सकते हैं। तो टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स का जो फंक्शन होता है वो क्या होता है उसको हम लोग देखते हैं यहाँ पे। दोस्तों, यहाँ पे कहा है कि लेट जेड बी ए सिंबल which has one definite value for every pair of values of x and y। तो कह रहा है कि यहाँ पे जो z है वो एक तरह का सिंबल है, दिस इज द सिंबल। तो z एक सिंबल है which has one definite value। तो कह रहा है कि जो z है वो एक निश्चित मान रखता है। डेफिनेट मीन्स होता है यहाँ पे निश्चित। तो जो z है वो एक तरह का सिंबल है, एक प्रतीक है जो एक निश्चित वैल्यू रखता है फॉर एवरी पेयर ऑफ वैल्यूज ऑफ x एंड y। x और y के पेयर के रूप में जितने भी मान होंगे, जोड़े के रूप में जितने भी मान होंगे, उन मानों के लिए ये जो z है वो एक निश्चित वैल्यू रखेगा। जैसे हम इसको एक एग्जांपल के जरिए समझते हैं कि मान लीजिए कि अगर हम यहाँ पे लिए x प्लस वाई, तो x प्लस वाई को अगर हम कहें कि ये कैसा फंक्शन है, तो आप ये जानते हैं कि इसको हम लोग कह सकते हैं कि फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल्स x एंड y। तो अगर ये फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल है x एंड y, तो यहाँ पे हम कह रहे हैं कि इसको हम लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं f ऑफ एक्स वाई, या इसको हम z भी लिख सकते हैं। तो z इज इक्वल टू f ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई आपका यहाँ पे हो गया। यानी अगर आप यहाँ पे एक चीज़ ध्यान दें कि अगर आप x और y दोनों की वैल्यू अगर आप चूज करें अपने मन से, अगर मान लीजिए कि हम x की वैल्यू अगर 1 ले रहे हैं और y की भी 1 ले रहे हैं, तो आपको z की एक वैल्यू मिल जाएगी। तो अगर x की वैल्यू अगर हम यहाँ पे 1 ले रहे हैं 1, y की वैल्यू 1, तो आप यहाँ पे जब सब्स्टिट्यूट करेंगे, रखेंगे ये मान अलग अलग, तो z इज इक्वल टू आपका 2 आ जाएगा। और इसी तरीके से अगर आप x की वैल्यू आप 0 लें और y की वैल्यू आप 1 लें, तो अगर x की वैल्यू यहाँ पे 0 रखें, y की वैल्यू अगर यहाँ पे 1 रखें, तो 0 प्लस 1 आपका 1 हो जाएगा, z इज इक्वल टू आपका 1 आएगा। तो इस तरह से x और y की जितनी भी आप वैल्यू लें पेयर के रूप में, पेयर का मतलब इस तरह से आर्डर पेयर के रूप में आप लें, तो आप ये समझेंगे कि पहली वाली जो वैल्यू है वो x की होती है, दूसरी वाली आपके y की होती है। तो ये जितने भी आप आर्डर पेयर लेते जाएँ आप, और आप इसको यहाँ पे रखते जाएं, तो आप देखेंगे कि उसी के अकॉर्डिंग ये जो z है वो बार बार चेंज होगा। तो इसका मतलब z जो है वो बार बार चेंज हो रहा है। जब 1 1 कर रहे हैं तो z बराबर 2 आ रहा है, 0 1 कर रहे हैं तो z बराबर 1 आ रहा है, और कुछ करेंगे तो फिर आपका z बराबर कुछ आएगा। तो इसका मतलब ये है कि जो z है वो एक डिपेंडेंट वेरिएबल के रूप में काम कर रहा है। तो यहाँ पे जो z है, यहाँ पे जो z वो एक सिंबल तो है, एक सिंबल है, बट इस सिंबल को हम लोग यहाँ पे कहेंगे कि ये एक तरह का डिपेंडेंट वेरिएबल है। और यहाँ पे जो दोनों आपके ये आ रहे हैं, दोनों वेरिएबल जिनकी जो पूरी तरह से स्वतंत्र हैं, उसको हम लोग यहाँ पे नाम देते हैं इंडिपेंडेंट। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे जो आपका x और y आ रहा है वो एक तरह के इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और ये जो z है वो डिपेंडेंट वेरिएबल है। जो डिपेंडेंट वेरिएबल है उसको हम फंक्शन भी कहते हैं। तो यहाँ पे कह रहा है कि लेट z बी ए सिंबल विच हैज़ वन डेफिनिट वैल्यू फॉर एवरी पेयर ऑफ वैल्यूज ऑफ x एंड y, देन z इज कॉल्ड ए फंक्शन ऑफ टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल x एंड y। तो कह रहा है कि जब z जो एक सिंबल के रूप में यूज हो रहा है, अगर वो x और y के पेयर के रूप में जितनी भी वैल्यूज ली जाती हैं,
अगर z एक डेफिनिट वैल्यू रखता है, एक निश्चित मान अगर पा जाता है, मिल जाता है वहाँ से, तो ऐसे z को ही हम कहेंगे फंक्शन ऑफ टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल x एंड y। इट मीन्स यहाँ पे जो z है इसको हम कह सकते हैं कि फंक्शन ऑफ x एंड y, या फंक्शन ऑफ टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल x एंड y, ये भी कह सकते हैं। तो यहाँ तक आपकी डेफिनेशन हो गई। एंड इज यूजुअली रिटन एज, और कहा जा रहा है कि इसको प्रायः हम लोग लिख सकते हैं z बराबर एफ ऑफ एक्स वाई। तो कभी भी टू वेरिएबल में अगर आपके फंक्शन आते हैं x और y में खास करके, तो आप उसको z के बराबर आप इस तरीके से करके लिख सकते हैं। तो हम लोग हमेशा इसको इस तरह से लिख सकते हैं। और यहाँ पे कहा है कि ए फंक्शन ऑफ x एंड y इज आल्सो रिटन एज, एक एक्स वाई का जो फंक्शन है वो एफ एक्स वाई में तो लिखा ही जा रहा है, बल्कि उसको हम लोग लिख सकते हैं फाई ऑफ एक्स वाई या साई ऑफ एक्स वाई। हमने पिछली वीडियो में भी इसके बारे में बहुत डिटेल से बात किया था कि कैसे वहाँ पे कोई फंक्शन है तो उसको कैसे लिख सकते हैं, ये भी हमने बताया था वहाँ पे। फिलहाल यहाँ पे भी आप जान गए। तो आपको ये डेफिनेशन समझ में आया होगा, आप ये समझ रहे होंगे कि इसकी डेफिनेशन क्या है, यानी फंक्शन ऑफ टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल के बारे में आप जान गए कि क्या होता है। आइए हम लोग कुछ इससे आगे बातें करते हैं। तो दोस्तों, जब आप एक चीज़ यहाँ पे समझ गए हैं कि जो z है वो फंक्शन ऑफ x एंड y है, z इज़ द फंक्शन ऑफ x एंड y, तो यहाँ पे x और y जो है दोनों इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैं। आप बिल्कुल इसको ध्यान में रखेंगे कि x और y जो हैं वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स, और ये डिपेंडेंट वेरिएबल हैं। तो ये डिपेंडेंट वेरिएबल, यानी z जो है वो डिपेंडेंट वेरिएबल है, यानी वो एक तरह का फंक्शन है। तो एक चीज़ आप हमेशा ध्यान रखेंगे कि जब भी किसी फंक्शन में दो या दो से ज़्यादा वेरिएबल यूज हो रहे हैं, खास करके वो इंडिपेंडेंट होने चाहिए। तो जब किसी फंक्शन में यहाँ पे दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैं, तो दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल हों या दो से ज़्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल हों, तो वहाँ पे जो डिफरेंशिएशन होता है वो पार्शियली हम लोग यूज करते हैं। तो यहाँ पे दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, इसका मतलब ये है कि इस डिपेंडेंट वेरिएबल को हम पार्शियली डिफरेंशिएशन कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो स्पेशली सिंबल यूज होता है वो डेल करके, यहाँ पे जिसको हम डेबा जनरली पढ़ते हैं, डेबा। तो यहाँ पे जो दोनों इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैं, इन दोनों इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रिस्पेक्ट में इसका डिफरेंशिएशन किया जा सकता है। डिफरेंशिएशन मीन्स अवकलन। तो आप x के रिस्पेक्ट में इसका डिफरेंशिएशन कर सकते हैं, y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर सकते हैं, बट पार्शियली। तो जब हम पार्शियली डिफरेंशिएशन करेंगे, तो अगर हम इसका x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे तो डेल बाई डेल x, या इसको हम पढ़ते हैं डेबा अपान डे बाई एक्स। और z को डिफरेंशिएशन करना है पार्शियली x के रिस्पेक्ट में, तो डे बा जेड अपान डे बाई एक्स भी पढ़ सकते हैं। और y के रिस्पेक्ट में भी इसका डिफरेंशिएशन हो सकता है, तो डे बा जेड अपान डे बा वाई। तो ये आपने देखा कि डे बा जेड अपान डे बा एक्स, डे बा जेड अपान डे बा वाई। तो जब भी जितने भी इंडिपेंडेंट वेरिएबल होंगे उन्हीं के रिस्पेक्ट में इसका पार्शियली डिफरेंशिएशन हो सकता है। तो इसको हम लोग कहेंगे फर्स्ट आर्डर डिफरेंशियल कोफिशिएंट। ठीक है, ये आपका कहलाएगा फर्स्ट आर्डर डिफरेंशियल कोफिशिएंट, क्योंकि पार्शियली यूज हो यहाँ पे डिफरेंशिएशन हो रहा है, तो फर्स्ट आर्डर पार्शियली डिफरेंशियल कोफिशिएंट भी आप कह सकते हैं। चले, तो अगर हायर आर्डर की अगर हम बात करें, हायर आर्डर की कि पार्शियल डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ हायर आर्डर क्या होते हैं, तो हम देखते हैं कैसे क्या होता है। हम यहाँ पे एक हेडिंग के रूप में यहाँ पे लिख दे रहे हैं, पार्शियल डिफरेंशियल कोएफिशिएंट्स ऑफ हायर
आर्डर। तो पार्शियल डिफरेंशियल कोफिशिएंट्स ऑफ हायर आर्डर क्या होते हैं? ये पार्शियल डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ फर्स्ट आर्डर है, ये भी आपका पार्शियल डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ फर्स्ट आर्डर। तो हायर आर्डर का मतलब या तो सेकेंड आर्डर होगा, या तो थर्ड आर्डर होगा, या तो फोर्थ आर्डर होगा, या तो nth आर्डर होगा, इसी तरीके से। तो जब इस z को x के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएशन किया गया तो डेबा z अपान डेबा x आपका आया, और जब इस z को y के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएशन किया गया तो डेबा z अपान डेबा y आपका आया। अब अगर आप चाहें तो ये जो आप देख रहे हैं ये रिजल्ट, इसको आप x के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएशन फिर से कर सकते हैं और y के रिस्पेक्ट में भी पार्शियली डिफरेंशिएशन कर सकते हैं। तो अगर आप इसको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे इसको, तो आप पहले ये लिखेंगे डेबा अपान डेबा x, और अगर आप इसका डिफरेंशिएशन कर रहे हैं तो आप इसको ब्रैकेट में लिख सकते हैं डेल z अपान डेल x। तो डेबा z अपान डेबा x आप कह सकते हैं। इसको जनरली बहुत लोग डेल z अपान डेल x भी पढ़ते हैं। फिलहाल आप ये जानेंगे कि ये जो सिंबल है वो स्पेशली उसको जो हम कहते हैं वो डेबा है। तो आप देख रहे हैं कि ये इस वाले रिजल्ट को हम जब x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर रहे हैं पार्शियली, तो डेल अपान डेल x यहाँ पे पहले हमने लिखा, फिर ये आपका रिजल्ट लिख लिया हमने, और हम चाहें तो इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं डेल टू z अपान डेल x2। तो इसको हम पढ़ेंगे डेल टू z अपान डेल x2 या डेबा टू z अपान डेबा x2, ऐसे भी पढ़ सकते हैं। तो इसी तरीके से अगर हम इसको y के रिस्पेक्ट में अगर पार्शियली डिफरेंशिएशन करें तो y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो यहाँ पे आपका डेल अपान डेल y आएगा। तो आप एक चीज़ हमेशा ध्यान देंगे कि y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो y नीचे आएगा, x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो x नीचे यहाँ पे आएगा। तो डेबा अपान डेबा y एंड यहाँ पे आपका हो जाएगा डेबा z अपान डेबा x एंड दिस कैन बी रिटन एज, इसको हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे डेल टू z अपान डेल y, यहाँ पे डेल y पहले तो आप डेल y को यहाँ पे पहले लिखेंगे एंड डेल x। तो दोस्तों आप एक चीज़ हमेशा याद रखेंगे कि कभी भी आपका डेल टू z अपान डेल y डेल x अगर आता है तो डेल अपान डेल y को आप यहाँ से क्या करेंगे, आप बाहर करेंगे, ये एक तरह का ऑपरेटर है, इसको आप बाहर करेंगे और फिर आपका बचेगा डेल z अपान डेल x, तो उसको आप यहाँ पे लिख लेंगे। उसी तरीके से आप यहाँ पे भी देख रहे हैं कि अगर कभी भी डेल टू z अपान डेल x2 अगर है तो आप क्या करेंगे कि यहाँ पे डेल अपान डेल x, एक डेल x को आप क्या करेंगे यहाँ पे बाहर लिखेंगे और एक इस तरह से आप अंदर लिखेंगे। तो ये बिल्कुल आप ध्यान रखेंगे क्योंकि आप देखेंगे कि इस पर कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है जिसको हम लोग सॉल्व करेंगे। और इसी तरीके से अगर इसको आप चाहें तो x के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएशन कर सकते हैं। तो जब आप इसका x के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएशन करेंगे तो आप डेबा अपान डेबा x लिखेंगे, x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे तो डेबा अपान डेबा x, यहाँ पे x नीचे आएगा। और फिर इसका आप कर रहे हैं तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे डेबा z अपान डेबा y है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं जैसे हम इसको लिख रहे थे उसी तरह से हम इसको लिखेंगे। तो डेल टू z अपान डेल x डेल y, डेल x डेल y। तो कभी भी आपके सामने इस तरह का रिजल्ट आए और यहाँ पे डेल x डेल y हो तो आप क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड में जो भी रहेगा उसको आप रिमूव करके बाहर लाएंगे, ऐसे लिख सकते हैं इस चीज़ को। एंड इसी तरीके से अगर आप इसको y के रिस्पेक्ट में अगर डिफरेंशिएशन करना चाहें पार्शियली तो डेल अपान डेल y या डेबा अपान डेबा y एंड डेबा z अपान डेबा y, आप ऐसे लिख सकते हैं। एंड दिस इज इक्वल टू, इसको हम लिखेंगे डेबा टू z अपान डेबा y स्क्वायर, ऐसे हो जाएगा। तो अभी तक आप यहाँ पे जो देख रहे हैं वो पार्शियल डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ सेकेंड आर्डर का होगा। हायर आर्डर में आपका 2 सेकेंड आर्डर होगा, थर्ड आर्डर होगा, 4, ये सारे आपके आर्डर होंगे। ये आपका हो गया सेकेंड आर्डर तक हमने जाना कि कैसे ये आ रहा है। अगर आप चाहें तो इसको भी आप एक बार क्या कर सकते हैं, पार्शियली डिफरेंशिएशन कर सकते हैं x के रिस्पेक्ट में। तो अगर मान लीजिए कि अगर हम इसका एक बार डिफरेंशिएशन कर रहे हैं x के रिस्पेक्ट में
तो आप लिखेंगे डेल अपान डेल एक्स। अब आप सीख गए हैं कैसे लिखना है, और इसको आप लिख सकते हैं डेल टू जेड अपान डेल एक्स टू, और इसको हम लिख सकते हैं यहाँ पे डेल एक्स है, यहाँ पे डेल एक्स टू है, और यहाँ पे डेल है डेल टू है, यहाँ पे आप लिखेंगे डेल थ्री एंड जेड। यहाँ पे एक फंक्शन है जेड, तो आप उसको एक ही फंक्शन के रूप में लिखेंगे। तो डेल टू एंड डेल मिलके यहाँ पे डेल थ्री आएगा, एंड फंक्शन एंड डेल एक्स टू मीन्स डेल एक्स थ्री। इसको चाहें तो आप y के रिस्पेक्ट में कर सकते हैं। तो अगर y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो ये आपका आएगा डेबा अपान डेबा y एंड डेबा टू जेड अपान डेबा एक्स टू, एंड दिस इज इक्वल टू, इसको लिख सकते हैं यहाँ पे डेबा टू जेड अपान डेबा वाई डेबा एक्स टू। तो दोस्तों आप इसी तरीके से आप देख रहे हैं कि यहाँ पे आप 3 टाइम करेंगे तो यहाँ पे डेबा है, यहाँ पे डेबा टू, तो यहाँ पे 3 टाइम हम इस तरीके से करेंगे। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे आपका थर्ड ऑर्डर का पार्शियल डिफरेंशियल कोफिशिएंट मिला है। ये सब सेकेंड वाले हैं, और भी आपके थर्ड के मिल सकते हैं। आप इसको, आप जो भी यहाँ पे देख रहे हैं, इसको आप एक्स और वाई के रिस्पेक्ट में अलग अलग कर सकते हैं डिफरेंशिएशन। फिर आप इनको एक्स वाई के रिस्पेक्ट में अलग अलग डिफरेंशिएशन कर सकते हैं पार्शियली। तो आप देखेंगे बहुत सारे आपके थर्ड ऑर्डर के पार्शियल डिफरेंशियल कोफिशिएंट मिल जाएंगे। तो आप अब तक यहाँ पे ये बनाना सीखें कि सेकेंड ऑर्डर थर्ड ऑर्डर का पार्शियल डिफरेंशियल कोफिशिएंट कैसे आएगा। तो आपको ये समझ में आया होगा, ये सारी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। अगर आपको समझ में आया है तो आप वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। बाकी के लेक्चर को बाद में हम बताएंगे। थैंक यू।